हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू द चैनल। सो गाइस, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बढ़िया होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। हम लोगों ने लास्ट क्लास में खत्म किया चैप्टर 4 प्लानिंग। आई होप आप लोगों ने देखी होगी। अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो जाके जरूर देखो। अब आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर 5 जो कि है ऑर्गेनाइजिंग। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को और देखते हैं क्या क्या है इस चैप्टर में। आज का हमारा चैप्टर है ऑर्गेनाइजिंग। देखिए, मैनेजमेंट के कितने फंक्शन हैं? 5 फंक्शन है। कौन से मेरे साथ बोलिए। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, तीसरा स्टाफिंग, चौथा डायरेक्टिंग और पांचवा कंट्रोल। ये 5 फंक्शन है। हम लोगों ने प्लानिंग खत्म किया। प्लानिंग क्या था? थिंकिंग इन एडवांस व्हाट इज टू बी डन इन फ्यूचर। मीन्स थिंकिंग इन एडवांस व्हाट इज टू बी डन इन फ्यूचर। हम फ्यूचर के लिए प्लानिंग करते थे और हम क्या करते थे? थिंकिंग इन एडवांस। हम अभी सोच रहे थे। प्लानिंग में हमारा मतलब क्या है? हमारा मेंटल एक्सरसाइज हो रहा था। हम सोच रहे थे, अभी दिमाग लगा रहे थे कि कैसे प्लानिंग किया जाए, क्या प्लानिंग करें कि हमारा ऑर्गेनाइजेशन का जो ऑब्जेक्टिव है वो अचीव हो सके। ओके, हम सोच रहे थे, थिंकिंग। ओके, अब असली काम शुरू होगा। अब हम लोग जो प्लानिंग बना के रखे हैं, ओके, सुंदर से पेज में, इसको हम इंप्लीमेंट करेंगे। अब काम शुरू होगा, अब एक्शन लिया जाएगा। उसी को कहते हैं ऑर्गेनाइजिंग। हर चीज को इकट्ठा करना। कौन सी चीज को? सबसे पहले फाइनेंशियल रिसोर्सेस, दूसरा फिजिकल रिसोर्सेस, तीसरा ह्यूमन रिसोर्सेस। ये 3 चीज हमें चाहिए। ओके, फाइनेंशियल रिसोर्सेस मीन्स फंडिंग, रोकड़ा। फिजिकल रिसोर्सेस मशीनरी वगैरह। ह्यूमन रिसोर्सेस वर्कफोर्स, ओके, एम्प्लॉइज। तो अब हमारा असली काम शुरू होगा। अब हम चीजों को सही तरीके से इकट्ठा करेंगे और काम चालू होगा। अलग अलग डिपार्टमेंट बनेंगे, अलग अलग डिवीजन, मतलब प्रोडक्ट लाइन अगर जिसका ज़्यादा है, जो कंपनी बड़ी है, उसका डिविजनल तरीके से हम अलग अलग उसको बांट देंगे। ओके, तो देखिए कैसे होगा। मीनिंग, इसको क्लियर कर देते हैं। मीनिंग, ऑर्गेनाइजिंग रेफर्स टू अरेंजिंग एवरीथिंग इन ऑर्डरली फॉर्म। सही तरीके से अरेंज करना हर वो चीज, फिजिकल रिसोर्सेस, फाइनेंशियल रिसोर्सेस, ह्यूमन रिसोर्सेस। ओके, एंड मेकिंग मोस्ट एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्स। और ये जो रिसोर्सेस हम इकट्ठा करेंगे उसको अच्छी तरीके से यूज करना। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस, ना घटे ना बढ़े, उसी को कहते हैं ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस। एक और डेफिनेशन देख लेते हैं। ये पहला छोटा सा, ये दूसरा। ऑर्गेनाइजिंग कैन बी डिफाइंड एज ए प्रोसेस दैट इनिशिएट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्लान। प्लान का इम्प्लीमेंटेशन होगा, यहाँ काम स्टार्ट यहाँ होगा। बाय क्लेरिफाइंग जॉब, हम सबको जॉब क्लियरिफाई कर देंगे। ओके, कि आपका काम ये है। ओके, अलग अलग, आपका काम पैकेजिंग का है, आपका काम सेल्स का है, आपका काम प्रोडक्शन का है। ओके, प्रोडक्शन के अंदर वर्कर लोगों का जो काम है, हर एक आदमी को, हर एक बंदे को काम हम लोग क्या करेंगे? क्लेरिफाई करेंगे कि आपका क्या काम है। वर्किंग रिलेशनशिप का मतलब कौन किसका सुपेरियर है, कौन किसका सबऑर्डिनेट होगा। ओके, मतलब कौन किसका जूनियर, कौन किसका सीनियर। जैसे मान लो सुपेरियर का मतलब होता है सीनियर, और सबऑर्डिनेट का मतलब होता है जूनियर। ये पहले तो आप याद रखो। जैसे बॉस है, बॉस क्या है? सुपेरियर है। ये वर्कर है, मतलब मान लो ये मैनेजर है, तो ये इसको काम करके देगा, ये इसको ऑर्डर देगा। ओके, ये सुपेरियर हुआ, ये सबऑर्डिनेट हुआ बॉस का। ओके, समझ में आ रहा है? सुपेरियर मीन्स सीनियर, सबऑर्डिनेट मीन्स सीनियर का ये जूनियर। ओके, ऐसे याद रखना। उसके बाद इफेक्टिवली डिप्लॉय रिसोर्सेज, जो भी हमारा रिसोर्सेज है उसको एकदम अच्छी तरीके से डिप्लॉय करेंगे फॉर अटेनमेंट एंड आइडेंटिफाइड एंड डिजायर्ड गोल, ताकि हमारा जो गोल है, ऑर्गेनाइजेशन का जो गोल है, वो अचीव हो सके।
तो हर चीज़ को सही तरीके से इम्प्लीमेंट करना, जो भी प्लान हमने बनाया है सबको जॉब क्लियरिफाई कर देना, वो कौन किसका जूनियर सीनियर, कौन किसका अकाउंटेबिलिटी किस, मतलब कौन किसको जवाबदेही है, ओके, कौन किसको वर्क देगा, कौन किसको ऑर्डर देगा, कौन किसको काम करके देगा, कौन किसका सीनियर है, कौन किसका जूनियर है, ये सब तय कर लेना। एंड इफेक्टिवली डिप्लॉइंग सारे रिसोर्सेज को अच्छी तरीके से डिप्लॉय करना ताकि वेस्टेज ना हो। ओके, ये सब क्यों करते हैं? ताकि हमारा जो गोल है वो अचीव हो सके, मतलब ऑर्गेनाइजेशन का जो गोल है वो अचीव हो सके, यही है ऑर्गेनाइजिंग। ओके, सब चीज ऑर्गेनाइज करना। तो आगे बढ़ते हैं, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। स्टेप्स इन द प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। सबसे पहला आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क। पहले पता करो काम क्या है। मान लो पता कर लिया ये पूरा काम है, ओके, और इसको डिवाइड कर दो, इसको डिवाइड कर दो, छोटे छोटे टुकड़ों में काम को बांट दो, ये काम ये काम ये काम ये, ओके। तो हमने पहले काम का पता किया कि ये पूरे काम इतना है, हमें प्रोडक्शन करना है, सेल करना है, मार्केटिंग का काम है, ओके, एडवर्टाइजमेंट वगैरह मार्केटिंग में आ जाती है, तो फाइनेंशियल वर्क है। तो हर एक काम को हमने काम पता किया पूरा टोटल और उसको डिवाइड कर दिया, सिमिलर वर्क को एक जगह रख दिया। ओके, द फंक्शन ऑफ ऑर्गेनाइजिंग स्टार्ट विथ आइडेंटिफिकेशन ऑफ टोटल वर्क। सारा काम को हमने आइडेंटिफाई किया पहले, एंड द वर्क इज डिवाइडेड इन ए सिस्टमेटिक वे सो दैट ईच पर्सन गेट ए सेपरेट एंड डिस्टिंक्ट टास्क। और हमने क्या किया, उस काम को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दिया और सबको दे दिया, जो जिस हिसाब से जिसके लायक था काम। सबसे पहले एक टाइप्स का जॉब को एक जगह रखा, और जो जिसके लायक था कि मान लो ये अकाउंट्स है, इसका बैकग्राउंड, हम क्या किए, इसको यहाँ बैठा दिए काम करने को। तो सबसे पहला आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क। डिपार्टमेंटेशन एंड डिपार्टमेंटलाइजेशन, वही चीज है। ओके, पहले देखो मैंने सब इसी में बता दिया। बात वही है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे और डिवाइड कर देंगे काम को। ठीक है, काम को डिवाइड कर दिए छोटे छोटे टुकड़ों में। अब यहाँ पे अलग अलग डिपार्टमेंट बना देंगे। जैसे मान लो प्रोडक्शन होगा तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, सेल्स का सेल्स डिपार्टमेंट, फाइनेंस का फाइनेंस डिपार्टमेंट। ओके, तो आफ्टर आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क द नेक्स्ट स्टेप इज ग्रुप रिलेटेड, वही जो जिससे रिलेटेड है, ओके, सिमिलर जॉब अंडर वन डिपार्टमेंट। तो एक सेल्स का जॉब सेल्स डिपार्टमेंट, ओके, फाइनेंस से रिलेटेड जॉब फाइनेंस डिपार्टमेंट, ओके, एडवर्टाइजमेंट वगैरह आ जाएगा मार्केटिंग डिपार्टमेंट में। ओके, तो सच ग्रुपिंग इज नोन एज डिपार्टमेंटेशन, और उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, डिपार्टमेंटेशन। ओके, जैसे सेल्स डिपार्टमेंट एक अलग बना दिया, फाइनेंस डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। ठीक है, द ग्रुपिंग ऑफ जॉब कैन बी डन बाय ऑर्गेनाइजेशन इन डिफरेंट वे, बट द मोस्ट कॉमन टू वे। देखिए, ग्रुपिंग दो तरीकों से होता है, अलग अलग तरीकों से होता है, अलग अलग तरीकों से हम ग्रुप बना सकते हैं एक सिमिलर जॉब का। दो कॉमन वेज है, कौन सा है देखते हैं। एक है फंक्शनल डिपार्टमेंटेशन। फंक्शनल डिपार्टमेंटेशन मीन्स, अगर मान लो आपका एक कंपनी है, अभी उतना बड़ा नहीं हुआ है, एक ही प्रोडक्ट लाइन में डील करता है। मान लो आपका कंपनी है टेक्सटाइल का, ओके, टेक्सटाइल कंपनी, तो उसमें क्या है, अंडर दिस मेथड जॉब्स आर रिलेटेड टू कॉमन फंक्शन आर ग्रुप्ड अंडर वन डिपार्टमेंट। जैसे सेल्स हो गया, जैसे मैंने अभी बोला, सेल्स रिलेटेड जॉब सेल्स डिपार्टमेंट में, ओके, फाइनेंस रिलेटेड जॉब फाइनेंस डिपार्टमेंट में, ओके। तो इस तरीके से। और डिविजनल डिपार्टमेंट क्या होता है, व्हेन ऑर्गेनाइजेशन इज प्रोड्यूसिंग मोर देन वन टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट, एक से ज्यादा, मतलब मीन्स मान लो आपका मेडिसिन का भी काम है, टेक्सटाइल का भी काम है, आपका कॉस्मेटिक का भी काम है, 3 काम हो गया। ओके, 3 अलग अलग बिजनेस हो गए। तो तीनों बिजनेस के लिए मतलब अलग अलग फिर से क्या चाहिए, मान लो कॉस्मेटिक में भी आपका सेल्स डिपार्टमेंट होगा, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट होगा, फाइनेंस डिपार्टमेंट होगा, मार्केटिंग डिपार्टमेंट होगा, कॉस्मेटिक में भी होगा उसी तरीके से सेम, आपका टेक्सटाइल में भी होगा उसी तरीके से सेम, आपका मेडिकल में भी होगा। तो फॉर एग्जाम्पल, इफ ऑर्गेनाइजेशन इज प्रोड्यूसिंग कॉस्मेटिक, टेक्सटाइल एंड मेडिसिन, देन जॉब रिलेटेड टू प्रोडक्शन, सेल्स एंड मार्केटिंग ऑफ कॉस्मेटिक आर ग्रुप्ड अंडर वन डिपार्टमेंट। तो कॉस्मेटिक के अंदर भी प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, ओके, फाइनेंस डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, ओके, और आपका जैसे मान लो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट,
तो सेल्स डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, जो भी है आप समझ पा रहे हो। फिर आपका आ जाएगा टेक्सटाइल में भी, टेक्सटाइल में भी क्या हो जाएगा, उसी तरीके से प्रोडक्शन डिपार्टमेंट होगा, फाइनेंस डिपार्टमेंट होगा, मार्केटिंग डिपार्टमेंट होगा और सेल्स डिपार्टमेंट होगा। तो इस तरीके से, तो ये जब एक कंपनी बहुत बड़े लेवल पे पहुंच जाता है, दो तीन प्रोडक्ट लाइन पे डील अगर करने लग जाए, तो आपका डिविजनल डिपार्टमेंट हम फॉलो करते हैं। और जब एक ही प्रोडक्ट लाइन है, एक ही बिजनेस, एक ही तरीके का बिजनेस है, मान लो टेक्सटाइल का है या कॉस्मेटिक का है, तो हमारा फंक्शनल डिपार्टमेंटेशन चलता है। ओके, तो डिपार्टमेंट का मतलब आपको समझ में आ गया। सबसे पहले तो क्या था हम लोग का डिपार्टमेंटेशन, मतलब हमें एक तरीके का काम एक जगह पे रख देना है। मतलब सेल्स का काम सेल्स डिपार्टमेंट संभालेगा, प्रोडक्शन का काम प्रोडक्शन डिपार्टमेंट संभालेगा। फिर आ जाओ आप, क्या है, असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज। हाँ, अब ड्यूटीज असाइन कर देते हैं। ओके, असाइनमेंट ऑफ duties. Assignment of duties. After grouping various activities into department, it is necessary to allocate work to different employee and to place each department under the charge of an individual. Duties should be assigned on the basis of knowledge, experience, qualification. तो जिस तरीके का काम जिसको आता है, अब कोई अकाउंट बैकग्राउंड से आया है, उसको सेल्स का काम नहीं देना है, अकाउंट का काम तो ओके, उसको फाइनेंस डिपार्टमेंट में रखो। किसी का एक्सपीरियंस है सेल्स में 10 ईयर्स का और आप उसको काम दे रहे हो फाइनेंस में, तो ये कहाँ कब ये कर पाएगा? ये तो नहीं कर पाएगा। समझ में आ रहा है? तो यही चीज है कि सही इंसान को, मतलब एक्सपीरियंस देख के, ओके, जो इंसान जहां फिट बैठ रहा है उसको वहां ड्यूटी देना। ओके, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। चौथा, स्टेब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप। कौन किसको रिपोर्ट करेगा? ओके, एक चीज होती है ऑथोरिटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी। अगर आप किसी को रेस्पॉन्सिबिलिटी दे रहे हो, अगर आप किसी को रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहे हो तो उसको साथ में अथॉरिटी भी देना होगा। रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब क्या? ड्यूटी। अथॉरिटी मीन्स पावर। अब आप किसी बंदे को ड्यूटी दे दिए हो, ओके, आपने किसी को ड्यूटी दिया कि प्रोडक्शन करना है, ओके, और अथॉरिटी दिया ही नहीं कि रॉ मटेरियल के लिए आपको आपके पास पैसा ही नहीं, तो क्या फायदा? ओके नहीं, तो ऑथोरिटी के साथ साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी इन इक्वल फॉर्म में देना होता है। ये हम लोग चैप्टर 2 में पढ़े थे। आपको अगर आप भूल गए हो तो आप एक बार देख लेना। ओके, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल कि आपका एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया गया है कि मार्केट से जाके सामान लेके आना है, कुछ घर का सामान। ओके, पावर मिला ही नहीं, पावर मीन्स मनी। ओके, पावर मीन्स मनी, आपको पावर मिला ही नहीं तो कहाँ से लेके आओ, कहाँ से ला पाओगे? ओके, तो इक्वल होना पड़ेगा। अब और एक चीज समझो, अब रेस्पॉन्सिबिलिटी है घर का सामान लाना, ठीक है, 1000 का, ओके, आपको मिल गया 1200, पावर अब 200 बच जाएगा, तो पावर का क्या होगा? मिसयूज होगा। तो ऑथोरिटी रेस्पॉन्सिबिलिटी गो हैंड इन हैंड, ओके, इक्वल। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, तो वही मैं बोलना चाह रहा हूं कि जो बॉस है और ये मैनेजर है, ओके, ये मैनेजर है, तो बॉस क्या हुआ? सुपेरियर मीन्स सीनियर, मैनेजर क्या हुआ? सबऑर्डिनेट मीन्स जूनियर। ओके, तो बॉस ऑर्डर देगा मैनेजर को और मैनेजर काम करके फिर बॉस को देगा। तो ये रिलेशनशिप तय कर देना कि कौन किससे काम करवाएगा, कौन किसको काम करके देगा। After assigning duties, the next step is clearly define the authority and responsibility associated with each job. तो हर जॉब में, हर डिपार्टमेंट में ऑथोरिटी रेस्पॉन्सिबिलिटी तय कर देना। ओके, कौन किसका रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, किसका ऑथोरिटी क्या है, सब कुछ तय कर देना। द असाइनमेंट ऑफ ऑथोरिटी रिजल्ट्स इन क्रिएशन ऑफ सुपीरियर सबऑर्डिनेट। तो अगर ये पता चल जाएगा कि किसका काम क्या है, किसका कितना पावर है, ओके, तो जो ज्यादा पावरफुल हुआ वो आपका क्या हो गया? सुपेरियर। जो जिसका कम पावर है वो सबऑर्डिनेट। ओके, तो इससे रिलेशन हमें रिलेशन क्या है पता चल जाएगा, सुपेरियर सबऑर्डिनेट का रिलेशनशिप पता चल जाएगा, कौन किसका सीनियर है, कौन किसका जूनियर है। एंड द क्वेश्चन ऑफ हु रिपोर्ट टू हुम, और कौन किसको रिपोर्ट करेगा? सीधी बात है, जो सबऑर्डिनेट है वो रिपोर्ट करेगा सुपेरियर को। ओके, द इंडिविजुअल ऑफ हायर ऑथोरिटी बिकम सुपेरियर। वही चीज जो मैं बार बार बोल रहा हूं कि हायर जो होगा वो सुपेरियर एंड with less authority become subordinate। तो लेस पावरफुल सबऑर्डिनेट, ज्यादा पावर है जिसके पास सुपेरियर। टॉप लेवल हमेशा सुपेरियर ही है।
तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं, चलिए अब हम लोग देखते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग का क्या इंपॉर्टेंस है? सबसे पहला, बेनिफिट्स ऑफ स्पेशलाइजेशन। देखिए हम लोगों ने क्या किया था, हम लोगों ने जब काम डिवाइड किया था, जो जिसका काम था, जैसे जो सेल्स में परफेक्ट है, ओके, हमने उसको वो काम दिया। ओके, इसका बैकग्राउंड सेल्स का था, इसका 5 साल का एक्सपीरियंस है सेल्स में, तो हमने इसको सेल्स का ही काम दे दिया, फिर ये वही कर रहा है। प्रोडक्शन जिसका फाइनेंस में है मान लो, ओके, बैकग्राउंड, उसको हमने फाइनेंस का काम दिया। तो इससे क्या हुआ, जब कोई एक इंसान, कोई एक एम्प्लॉय एक ही काम को बार बार करता है तो उसमें स्पेशलाइज्ड हो जाता है। ओके, तो वही चीज है, द प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग लीड्स टू ए सिस्टमैटिक एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज अमंग द वर्कफोर्स। सच डिवीजन ऑफ वर्क रिड्यूस द वर्कलोड एंड इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी। और इससे क्या होता है, जो बार बार अच्छा काम करता है, मान लो कि कोई किसी को हम लोग काम दिया प्रोडक्शन का, ठीक है, हमने किसी को काम दिया प्रोडक्शन का, अब मान लो आपका बेकरी का शॉप है, आपका केक बनाने का काम है। ओके, ये 5 साल से ऑलरेडी केक बनाता था। ओके, हमने इसको फिर उसी काम के लिए रख लिया। ओके, तो जो 5 साल से केक बना रहा है, ओके, वो क्या करेगा, उससे वेस्ट नहीं होगा, वो जल्दी काम को कर देगा। जो पहली बार केक बनाएगा और जो 5 साल से बनाते आ रहा है, ओके, उसमें डिफरेंस होता है, जमीन आसमान का फर्क होगा। इससे रिसोर्सेस वेस्ट नहीं होंगे, ये टाइम पे काम करके देगा। ओके, ये परफेक्शन लाएगा इस काम में, लेकिन जो पहली बार करेगा वो नहीं कर सकता। तो इसमें क्या है, बेनिफिट्स ऑफ स्पेशलाइजेशन। तो ये हमारा बेनिफिट होता है, हर जगह से बेनिफिट होता है कि हाँ, उससे क्या होगा, आपका इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी। ओके, वर्कलोड भी कम पड़ेगा। ओके, टाइम भी कम लगेगा, प्रॉपर काम होगा, और जो आउटपुट निकल के आएगा वो बेस्ट आउटपुट निकल के आएगा। ओके, तो सबसे पहला हमारा ये इंपॉर्टेंस हो गया। तो रिपीटेटिव परफॉर्मेंस ऑफ ए पर्टिकुलर वर्क ऑल्सो लीड्स टू स्पेशलाइजेशन। तो बार बार हम इस काम, एक ही काम को जो एम्प्लॉय करेगा उसके लिए क्या है, वो स्पेशलाइज होते चला जाएगा। आगे देखते हैं, क्लियरिटी इन वर्किंग रिलेशनशिप। अब ये क्लियर कर दिया है कि कौन किसका जूनियर है, कौन किसका सीनियर है। ओके, तो इसमें कोई परेशानी वाली बात ऑर्गेनाइजेशन में नहीं होगी कि अब मुझे किसको काम करके देना है, वो ढूंढे। अगर मान लो कोई किसी को पता ही नहीं है कि हम ये काम कर रहे हैं, ओके, ये किसको बताना, किसको है, हमारा सीनियर कौन है, तो वो भटकता रहेगा। हमें अगर सब कुछ पता हो गया, क्लियर है सब कुछ कि हाँ ये आपका सीनियर है, ये आपका जूनियर है, ओके, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ऑर्गेनाइजिंग क्लियरिफाइज द अथॉरिटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ इंडिविजुअल ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट। ईच पर्सन नो हिज सुपेरियर फ्रॉम whom he has to take orders। सबको अपना अपना पता है कि ये मेरा सुपेरियर है। जैसे मान लो ये है, ओके, इसके नीचे मैनेजर, मिडिल लेवल वाले। जैसे मान लो एक चीज करते हैं, ये टॉप लेवल, ये मिडिल लेवल, ये लोअर लेवल, ये इसका सबऑर्डिनेट। ओके, ये सुपेरियर हो गया टॉप लेवल वाला, इसका सबऑर्डिनेट मिडिल लेवल का सबऑर्डिनेट लोअर लेवल, ओके, लोअर लेवल का सबऑर्डिनेट वर्कर्स। ओके, तो इस तरीके से पूरा क्लियर है, तो कोई मतलब कोई दिक्कत वाली बात नहीं आएगी। नेक्स्ट है आपका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। ऑर्गेनाइजिंग एंश्योर द ऑप्टिमम यूज ऑफ ह्यूमन, फाइनेंशियल एंड मटेरियल रिसोर्सेज। मतलब जो भी फिजिकल रिसोर्सेज है, जो हमारा ह्यूमन रिसोर्सेज, जो फाइनेंशियल रिसोर्सेज है, ये तीनों का यूटिलाइजेशन पूरा सही तरीके से होगा, ना घटेगा ना बढ़ेगा, कोई भी रिसोर्सेज वेस्ट नहीं होगा। ओके, अगर हमने सबको सब काम बता ही चुके हैं, सब जो स्पेशलाइज्ड है उसको वही काम दिया जा रहा है, सबको पता है कि कौन किसको काम करके, मतलब वही कौन किसको काम करके रिपोर्ट करेगा। ओके, सब कुछ असाइन हो चुका है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं आएगी। तो इन ऑर्गेनाइजिंग वर्क इज असाइंड एज पर एबिलिटी, क्योंकि हमने काम एबिलिटी को देख के दिया है। एंड प्रॉपर असाइनमेंट ऑफ जॉब अवॉइड्स ओवरलैपिंग भी नहीं होगा कि मान लो ये जो काम, मान लो वर्कर है, ये जो काम कर रहा है पिछले दूसरा वर्कर भी वही काम किए जा रहा है, क्योंकि ऐसा तो है नहीं, क्योंकि सबको अपना 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 ड्यूटी असाइंड है, जो जिसको ड्यूटी मिला है वही काम करेगा। एंड ऑल्सो मेक पॉसिबल बेस्ट यूज ऑफ रिसोर्सेज। तो इससे क्या होगा, जो भी हमारे रिसोर्सेज, चाहे वो फिजिकल रिसोर्सेज हो, चाहे ह्यूमन हो, चाहे फाइनेंशियल हो, उसका बेस्ट यूज होगा। अवॉइडेंस ऑफ डुप्लीकेशन नहीं होगा ऑफ वर्क का। ओके, कंफ्यूजन भी नहीं होगा, जिसको सब जो काम पता है। जैसे मान लो एक स्कूल में या एक कॉलेज में पता है BST कौन पढ़ाएगा, इको कौन पढ़ाएगा, अकाउंट्स कौन पढ़ाएगा, इंग्लिश कौन पढ़ाएगा, मैथ्स कौन पढ़ाएगा, पहले ही दे चुका है कि हाँ क्लास 9 जैसे मान लो क्लास 10, 11, 12 का मैथ्स आप देखोगे,
इंग्लिश में 10, 11, 12 आप देखोगे, अकाउंट्स में 11 आप देखोगे, 12 के लिए दूसरे सर है, इको में 12 आप देखोगे, 11 के लिए दूसरे सर है। ओके, तो इस तरीके से तो यहाँ पे कंफ्यूजन होगा, जिसका जो पीरियड होगा वो जाके ले लेंगे अपना, कोई कंफ्यूजन ही नहीं होगा। टाइम टेबल अगर क्रिएट हो जाता है तो स्कूल में कोई दिक्कत नहीं होती है, बार बार बोलना नहीं होता है, वही चीज है। आगे बढ़ते हैं। एडेप्टेशन टू चेंज। अब मान लो हमारा एनवायरनमेंट कैसा है, डायनामिक है, कोई चेंजेस आ गया अचानक से। ओके, तो हम क्या करेंगे, उस चीज को हम ऑर्गेनाइजेशन को क्या करना होगा, उस चेंज के हिसाब से एक्सटर्नल जो फैक्टर है, हम लोग चैप्टर 3 में पढ़े थे, एक्सटर्नल जो फैक्टर उसको तो हम ठीक नहीं कर सकते, लेकिन हमें ठीक होना होगा, हमें उसमें ढलना होगा। तो एन ऑर्गेनाइजेशन ऑपरेट इन ए डायनेमिक एनवायरनमेंट, सही बात है। सच एन एवर चेंजिंग एनवायरनमेंट पोजेस बोथ चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटी, और चेंजेस आती है तो चैलेंजेस और अपॉर्चुनिटी दोनों लेके आती है। Whenever the changes take place in the business environment, then with the help of organizing function, these change can be adopted systematically because organizing function create different department. इसका मतलब मैं समझाता हूँ, and group related to activities under each department. So changes can be easily adopted only in that area, ये बहुत important है, which may affected by these changes. देखो, अब देखो इसको, which may be affected by these changes. अब देखो एक बार पढ़ लो फिर से। ओके, so changes can be easily adopted only in that area which may be affected by these changes. इसका मतलब क्या है, जैसे मान लो हमारा ऑर्गेनाइजिंग के हेल्प से अगर कोई चेंजेस आ रहा है, मान लो कोई सेल्स में हमारा पता चला कि सेल्स हमारा ठीक नहीं हो रहा है। ओके, तो हम सिर्फ, हमारे पास डिपार्टमेंट्स अलग अलग है, सेल डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, ठीक है, ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट। ओके, तो अगर हमें सेल्स में दिक्कत आ रही है तो हम इन्हें बिना डिस्टर्ब किए हुए सिर्फ सेल्स डिपार्टमेंट के जो मैनेजर है, जो वर्कर है, उसके अंदर 100 लोग हैं सेल्स डिपार्टमेंट में, तो उन लोगों का मीटिंग लेके हम सेल्स को इंक्रीज कर सकते हैं, है कि नहीं, बिना डिस्टर्ब किए। मार्केटिंग में कोई चेंजेस लानी है, अगर मान लो अच्छे से एडवर्टाइजमेंट नहीं हो रहा है, तो हम इनको नहीं बताएंगे, डिस्टर्ब नहीं करेंगे, हम अपना मार्केटिंग का जो ग्रुप है, मार्केटिंग डिपार्टमेंट में जितने लोग हैं उनका मीटिंग ले लेंगे, और किस तरीके से एडवर्टाइजमेंट करना है, मान लो अब सोशल मीडिया पे एडवर्टाइजमेंट करना है ना, होर्डिंग्स लगाने हैं या फिर टेलीविजन पे देना है, ये हम यहाँ डिसाइड कर लेंगे। तो इससे क्या होता है, ये बस वही एरिया को जाके आप पकड़ लो और उसको ठीक कर लो अकॉर्डिंग टू एनवायरनमेंट। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, क्योंकि हमने पहले ही सारे चीज सिस्टमेटिक कर चुके हैं, तो जहां दिक्कत है वहां चले जाओ और उसको ठीक कर लो। समझ में आ रहा है? तो वही चीज है। इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन, तो ऑर्गेनाइजिंग प्रोवाइड ए क्लियर डिस्क्रिप्शन ऑफ जॉब एंड क्लियरिफाई ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। हम सबको पता है जॉब क्लियर है, किसका क्या काम है, कौन किसका सीनियर, कौन किसका जूनियर, किसके पास कितने पावर है, कितना काम है, जितना पावर उतना ही काम होना चाहिए, जितना पावर उतना ही काम। ओके, काम ज़्यादा दे दोगे, पावर दोगे नहीं चलेगा, पावर ज़्यादा दे दोगे, काम दोगे नहीं, मिसयूज होगा। इट हेल्प्स टू अवॉइड कंफ्यूजन एंड डुप्लीकेशन, क्लियरिटी इन वर्किंग रिलेशनशिप, अनेबल प्रॉपर एग्जीक्यूशन ऑफ वर्क एंड ब्रिंग इफेक्टिवनेस इन द एडमिनिस्ट्रेशन। तो अच्छे से काम होगा, प्रॉपर काम होगा, तो क्या होगा, सही तरीके से काम स्मूथली चलता जाएगा और ऑर्गेनाइजेशन आगे बढ़ता जाएगा। डेवलपमेंट ऑफ पर्सनल, यहाँ पर्सनल का मतलब आप समझ लो एम्प्लॉय। In the process of organizing, managerial personnel are trained to acquire wide experience in diverse activity through delegation of authority. अब ये एक नया हम लोग पढ़ेंगे डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, मैं फिर भी समझा देता हूँ आपको अभी यहाँ पे, क्योंकि जरूरी है। Delegation allows the manager to reduce their workload by assigning routine job to their subordinate. Delegation का मतलब क्या होता है, जैसे मान लो ये मैनेजर है, ये मैनेजर भाई, ओके, ये अपना कुछ काम अपने नेक्स्ट सबऑर्डिनेट्स को दे देते हैं। ओके, कुछ काम ये अपने नेक्स्ट सबऑर्डिनेट को दे दिया, तो वो जो रूटीन जॉब से ये फ्री हो गया,
ये अपना दिमाग अब कहाँ लगाएगा, नया इनिशिएटिव लेने में, कुछ मीटिंग्स वगैरह करने हैं इसको, ओके, कुछ पेपर्स वगैरह पे साइन करना है, ओके, कुछ और मतलब क्या, जैसे मान लो कोई प्रोडक्ट है, उस प्रोडक्ट के बारे में और अच्छा इसको कैसे बेटर बनाए, ये उसके बारे में सोचेगा। तब तक जो रूटीन वर्क है ये लोग करेंगे। इसमें इसका भी टाइम मिल गया कुछ बड़ा सोचने के लिए, ऑर्गेनाइजेशन के लिए, कि इसके पास मान लो मीटिंग्स वगैरह कर लिए और मान लो कुछ नए इनिशिएटिव्स वगैरह ले लिए, तो मैनेजर्स भी फ्री रूटीन जॉब से, और इनको भी लगेगा कि हाँ हमें काम दिया गया है, हमें रेस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है मैनेजर्स के द्वारा, तो जरूर हम में कुछ बात है। इनको भी पॉजिटिवनेस आएगी, ओके, कि हाँ। तो उसी को, जो डेलीगेशन का मतलब क्या होता है, डेलीगेशन का मतलब ये होता है कि जो सुपेरियर है कुछ काम अपने नीचे वाले सबऑर्डिनेट को दे देते हैं ताकि वो भी इस चीज को करे, और जो काम, जो फ्री वर्क, फ्री टाइम बच जाए सुपेरियर का, उसमें वो कुछ और अपना ऑर्गेनाइजेशन का ग्रोथ के लिए सोच सके। तो वही है डेलीगेशन अलाउ मैनेजर टू रिड्यूस देयर वर्कलोड बाय असाइनिंग रूटीन जॉब। जो डे टू डे रूटीन जॉब है वो इधर बांट दिया टू देयर सबऑर्डिनेट। इट गिव्स देम टाइम टू कंसंट्रेट ऑन स्ट्रेटेजिक इशू। ये अपना सोचेगा कुछ स्ट्रेटेजीज वगैरह बनाने का, एक्सप्लोर न्यू आइडिया फॉर ग्रोथ, कंपनी की ग्रोथ के लिए ये सोचेगा क्योंकि इसके पास अब टाइम मिल चुका है, ओके। तो डेलीगेशन ऑल्सो डेवलप ए सेंस ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी इन द सबऑर्डिनेट। तो इससे क्या होता है, इससे सबऑर्डिनेट के दिमाग में मोटिवेट भी फील होता है और एक रेस्पॉन्सिबिलिटीज भी आ जाती है, हमें काम मिला है, ओके, अच्छे से करके सर को देना है, ओके। तो ये सब चीज बहुत मायने रखता है। नेक्स्ट क्या है देखते हैं, एक्सपांसन एंड ग्रोथ। तो विथ ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, जैसे सारा काम प्रॉपर होगा तो हमारा, अब जिसको जो काम आता है हमने उसी को दिया है, तो सारे रिसोर्सेज का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन होगा, ना घटेगा ना बढ़ेगा ना वेस्ट होगा। एंड प्रॉपर डिवीजन ऑफ वर्क एंड डिपार्टमेंटेशन कंपनीज कैन इजीली मीट, और हमने प्रॉपर डिवीजन भी कर दिया है, तो इससे क्या है, कंपनी कैन इजीली मीट द चैलेंजेस एंड कैन एक्सपांड देयर एक्टिविटी, और वो अपना कंपनी ग्रोथ करेगा आगे। आज एक बिजनेस लाइन में है, एक प्रोडक्ट लाइन में है, कल को दूसरा, मान लो आज कॉस्मेटिक का बिजनेस बहुत बड़ा है, कल को टेक्सटाइल का भी हो जाएगा या मेडिसिन का भी हो जाएगा। तो प्रॉपर्ली डिजाइंड ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्रिएट फेवरेबल कंडीशन फॉर एक्सपांसन एंड डाइवर्सिफिकेशन ऑफ एंटरप्राइज। तो एक्सपांड, एक ब्रांच है कल को दो ब्रांच हो जाएगा। तो ऑर्गेनाइजिंग अलाउ ए बिजनेस एंटरप्राइज टू ऐड मोर पोजीशन, है कि नहीं, ज़्यादा पोजीशन, डिपार्टमेंट्स और प्रोडक्ट लाइन, ठीक है। इट हेल्प्स इन एक्सपांसन एंड ग्रोथ ऑफ द बिजनेस। तो इससे क्या होगा, सारा काम अगर प्रॉपर तरीके से हो रहा है तो ग्रोथ हो रहा है ऑर्गेनाइजेशन का, सिंपल। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, और मैं बार बार बोलता हूँ 2 बुक्स को लेके मैंने नोट्स बनाया है, आप बेझिझक इसको एग्जाम में लिख सकते हो। प्रॉपर नोट्स है पूनम गांधी एंड संदीप गर्ग।